पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आने वाले हफ्ते में यानी 16 से 20 अक्टूबर तक का जो हफ्ता है उसमें जो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिससे हम एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड अर्निंग एंड डिविडेंड। बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स जो पीरियड एंड हुआ है सितंबर 30 2023 को उसके लिए स्केड्यूल हो चुकी हैं। कुछ की मीटिंग्स ऑलरेडी ये जो वीक गुजर चुका है इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं और उसमें कुछ ने डिविडेंड भी अनाउंस किए हैं। तब आने वाला हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं। उनमें से 9 मीटिंग्स के हवाले से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अच्छी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं और ख़ास तौर पर वो कंपनीज़ जिनके हवाले से हमारे जो बेशतर इन्वेस्टर्स होते हैं या चैनल के सब्सक्राइबर होते हैं वो अक्सर मैसेज करते रहते हैं या कमेंट्स में कहते रहते हैं कि इन कंपनीज़ के हवाले से बात की जाए। जो पहली कंपनी है वो है ईपीसीएल जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक जानी पहचानी कंपनी है केमिकल सेक्टर की। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 17 अक्टूबर को होगी और इसका जो ये रिज़ल्ट होगा ये Q3 का रिज़ल्ट होगा, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब अगर डिविडेंड के हवाले से बात करें इसके ट्रैक रिकॉर्ड की, तो ये जो टिपिकली हम बात करें तो ये क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड दे रही होती है। ऑल्दो के बीच में कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें कुछ डिविडेंड कुछ क्वार्टर्स में इसने डिविडेंड को स्किप भी किया है। लेकिन जनरली बात की जाए तो ये तकरीबन हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अनाउंस कर रही होती है। अभी मौजूदा सूरत हाल में जो केमिकल सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। लेकिन इसके बावजूद ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, इसलिए इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट करना कोई खारिज अज़ इम्कान नहीं है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें पिछले साल की, तो जो लास्ट इसका ईयरली ईपीएस था वो था 12 रुपये 39 पैसे और जो डिविडेंड था वो था 12 रुपये 50 पैसे। ये जो ईपीएस है ये मैं अनकंसोलिडेटेड बात कर रहा हूँ और उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो इसकी जो अर्निंग है उससे भी बढ़कर इसने डिविडेंड दिया है। इस साल में अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स का जो कि अब तक रिज़ल्ट ही अनाउंस ऑलरेडी जो कर चुकी है जून तक के, उसकी बात करें इंटरिम ईपीएस की, तो जिसका जो हाफ ईयरली ईपीएस बनती है 6 माह की वो है ₹2.79 और ₹2.50 उसके साथ भी ये डिविडेंड दे चुकी है। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि जो जब भी अच्छा कमाती है और जितना भी कमाती है, उतना या उससे बढ़कर अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड की मद में नवाज़ रही होती है। अब अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो वो बहुत अच्छी है 17.75, क्योंकि 15% से ज़्यादा जो डिविडेंड यील्ड है उसको मैं अच्छा ही कंसीडर करता हूँ। आल्दो के जो मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट है उसके लिहाज से बात की जाए तो 20% से ज़्यादा या 25% से ज़्यादा को एक आइडियल या एक बेस्ट डिविडेंड यील्ड हम कंसीडर करेंगे। लेकिन 15% से ऊपर मौजूदा हालात के अंदर कोई कंपनी अगर दे रही है तो इसका ये मतलब होगा कि वो एक अच्छे डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनी है। अब जो दूसरी कंपनी है वो है बलूचिस्तान व्हील जो कि अपने Q1 का रिजल्ट अनाउंस करेगी, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इसकी भी बोर्ड मीटिंग 17 अक्टूबर को है। और अगर हम इसका डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसके जो डिविडेंड होते हैं वो डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कोई मतलब ऐसा इसके हिस्टोरिकली कोई ट्रेंड हमें नज़र नहीं आ रहा कि किसी खास स्पेसिफिक क्वार्टर में या ईयरली या हाफ ईयरली ही डिविडेंड दे रही हो। ये मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर कभी कभार डिविडेंड दे देती है। और अगर लास्ट इसका ईयरली ईपीएस हम बात करें फॉर द ईयर विच एंडेड ऑन 30 जून 2023, तो वो इसकी जो ईपीएस थी वो थी ₹10.23 और इसने जो डिविडेंड दिया था वो था ₹8। तो इट मीन्स कि कंपनी अपनी अर्निंग के लिहाज से बात की जाए तो अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और इसका डिविडेंड यील्ड अगर हम बात करें तो वो 12.12 है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, कंसीडर की जा सकती है और वी कैन एक्सपेक्ट इवन इन दिस क्वार्टर कि अगर इस कंपनी की अर्निंग बेहतर आती है तो ये डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक है मीज़ान बैंक लिमिटेड। अनदर रीज़न कि ये शरिया कंप्लाइंट जो कंपनीज होती हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर से कम ही कंपनीज हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो मीज़ान बैंक पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छा ना सिर्फ डिविडेंड की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ कैपिटल गेन की मद में भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 19 अक्टूबर को है और ये इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। तो अब अगर इसके डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अच्छी बात यह है कि टिपिकली ये हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ कुछ ना कुछ डिविडेंड या बोनस अनाउंस कर रही होती है। और ये उन चंद कंपनीज में से है जो कि सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि बोनस शेयर्स भी वक्तन फवक्तन देती रहती है।
अगर लास्ट ईयरली ईपीएस की बात करें तो इसकी जो ईपीएस थी वो थी 25 रुपये 15 पैसे, और डिविडेंड था 8.5 रुपये, और साथ साथ 10% बोनस भी। ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। और करंट ईयर के चूँकि 2 क्वार्टर्स के ऑलरेडी रिजल्ट ये अनाउंस कर चुकी है अप टू जून 30 2023। तो उन 2 क्वार्टर्स की जो इसकी ईपीएस बनती है वो है 18 रुपये 21 पैसे, और जो डिविडेंड है वो है 7 रुपये। अब पिछले साल का आप देखें 25 रुपये 15 पैसे कुल मिला के इसकी अर्निंग थी, तो इस साल ऑलरेडी सिर्फ 2 क्वार्टर्स में ही 18 रुपये से ऊपर जा चुकी है। और हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है इस साल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो बहुत अच्छी है। तो अब ये एक्सपेक्टेड यही है कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी निज़ाम बैंक के अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होगी, और अर्निंग के हवाले से भी और डिविडेंड के हवाले से भी पिछले साल के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की पोजीशन में होगी। डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो वो 13.89 है। तो 13.89 की डिविडेंड यील्ड, क्योंकि डिविडेंड यील्ड में सिर्फ कैश डिविडेंड की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बोनस शेयर्स भी दे रही है, तो कुल मिला के बात की जाए और साथ साथ कैपिटल गेन की भी बात की जाए, तो हर लिहाज से ये कंपनी एक फेवरेबल कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में है वो पैंथर टायर्स, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 18 अक्टूबर को है, और ये इसके Q1 के रिजल्ट अनाउंस होंगे, क्योंकि इसका जो ईयर है वो 30 जून को एंड हो चुका है, ईयर 2022-2023। अगर इसके डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो टिपिकली हमने देखा कि ये वंस अ ईयर जो इसके फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ डिविडेंड दे रही होती है। तो इस लिहाज से बात की जाए तो Q1 के रिजल्ट के साथ एज सच कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये कोई डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बेस पे हम बात कर भी रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक ही हमेशा से चलती रहे। कंपनीज अपनी अर्निंग की बेस पे जब चाहें एडिशनल डिविडेंड भी दे सकती हैं, और जब चाहें डिविडेंड को स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन जो एक ट्रेंड होता है वो काफ़ी हद तक हमें बता देता है कि किस कंपनी के चांसेस हैं कि वो किस क्वार्टर में डिविडेंड दे सकती है। तो उस लिहाज से ज़्यादा चांसेस मेरी नज़र में नहीं है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ये कोई डिविडेंड देगी। पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो अर्निंग थी वो 2 रुपये 58 पैसे रही, और 2 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, विच मीन्स कि कंपनी अगर अच्छा कमाती है तो अच्छा डिविडेंड भी देती है। अलबत्ता इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 9.92, तो अंडर 10 डिविडेंड यील्ड मौजूदा हालात में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या जो इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन है उसके लिहाज से बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नंबर नहीं है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, नेस्ले, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 19 अक्टूबर को है, और ये इसके थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होगा, क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। अब इसके डिविडेंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन मुझे ये नज़र आई कि जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होता है अमूमन उसमें ये डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है, फर्स्ट क्वार्टर को स्किप कर रही होती है। तो अभी ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, तो उस हिस्ट्री की बेस पे अगर बात करें तो यस, देयर अ हाई चांस के इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ये कोई ना कोई डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। पिछले साल की अगर बात करें तो इसका जो ईपीएस था वो था 331 रुपये 85 पैसे, और इसकी जो डिविडेंड था वो था 335 रुपये। तो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग के मुकाबले में इसकी जो पे आउट्स हैं वो ज़्यादा थे, क्योंकि ये एक बड़ी ही मेच्योर और एक स्टेबल कंपनी है, और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर ऑप्शन है। तो अब ये जो अर्निंग्स इसकी होती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। इस साल भी हाफ ईयर के अगर रिजल्ट्स देखें अब तक जो 2 क्वार्टर्स के, तो उसकी जो इसकी ईपीएस थी वो थी 242 रुपये 25 पैसे, और जो डिविडेंड इसने दिया वो है 121 रुपये। तो डिविडेंड पिछले साल के मुकाबले में अभी काफ़ी कम है, तो विच मीन्स के तीसरे और चौथे क्वार्टर के साथ अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है, क्योंकि अर्निंग इसकी ऑलरेडी 242 पे है। तो पिछले साल की टोटल जो अर्निंग थी वो 331 थी। तो इस साल चांसेस ये हैं कि अब तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिला के इसकी जो अर्निंग है वो पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये 79 2.79% है, और उसकी रीज़न ये है कि इसका जो शेयर है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उस लिहाज से आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के देखना है कि इसकी जो करंट प्राइस है उस पर क्या जस्टिफाइड है या नहीं है। क्योंकि किसी भी शेयर को अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए भी लेते हैं तो भी उसको अच्छी कीमत पे ख़रीदना ज़रूरी होता है। अगर किसी चीज़ को आप महंगा ख़रीद लेते हैं तो मे बी आपको डिविडेंड तो अच्छा मिल रहा हो, लेकिन उसकी जो प्राइस की अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से आपके जो डिविडेंड की मद में फ़ायदे हो भी रहे होते हैं वो वहाँ से नलिफाई हो रहे होते हैं। तो अच्छे प्राइस के ऊपर अच्छी कंपनी को ख़रीदना और उसमें से फिर डिविडेंड को भी इंजॉय करना और कैपिटल गेन भी हासिल करना, यही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब जो अगली कंपनी है वो है शेल, और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 18 अक्टूबर को है, और ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। और इसके अगर डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कोई कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा इस लॉसेस में भी रही है, और बहुत ज़्यादा इसने ऐसे क्वार्टर्स या ईयर्स हैं जिसमें अपने
डिविडेंड पे आउट को स्किप भी किया है। तो इस लिहाज से कोई ये ऐसी कंपनीज़ में शुमार नहीं होती जिससे हर बार हर क्वार्टर में आप कोई एक्सपेक्टेशन लगा लें कि ये अच्छा डिविडेंड देगी। लेकिन इसको शामिल करने का इस वीडियो में मकसद ये है कि अभी जो रीसेंट इसके रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े हौसला अफ़ज़ा थे। लास्ट जो इसका ईयरली ईपीएस एंड डिविडेंड था वो तो अच्छा नहीं था क्योंकि ईपीएस इसकी नेगेटिव में थी, लॉस में थी कंपनी। जो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 34 पैसे का पर शेयर इसको लॉस हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। लेकिन इस साल इसके जो 2 क्वार्टर गुजरे हैं उसमें इसकी जो कुल मिला के ईपीएस है वो 16 रुपये 54 पैसे है, क्योंकि पहले क्वार्टर में इसमें लॉस था, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में इसका जो अर्निंग है वो बहुत ही शानदार रही। और Q2 का ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा था। यानी कि जो क्वार्टर जून में एंड हुआ था उसकी जो ईपीएस थी वो 38 रुपये 79 पैसे थी। अब तीसरे क्वार्टर में अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो जो पहले क्वार्टर के लॉसेस थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं दूसरे क्वार्टर में, तो तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर आप इससे इस मौजूदा जो रिज़ल्ट अनाउंस होने हैं इसमें या फिर इससे अगले क्वार्टर में, इन दोनों में एक अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी कोई बहुत हौसला अफ़ज़ा नहीं है, काफ़ी कम है 2.59, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि पिछले साल भी ये लॉस में थी। 3 रुपये का इसने जो डिविडेंड दे दिया था, बहरहाल उसकी वजह से इसकी डिविडेंड यील्ड ज़ीरो नहीं है कम से कम, लेकिन कोई बहुत हौसला अफ़ज़ा डिविडेंड यील्ड भी नहीं है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है मरी ब्रूरी, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 20 अक्टूबर को है, और इसका जो रिज़ल्ट है ये Q1 का रिज़ल्ट है क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है। और इस कंपनी की जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री है वो भी रैंडम है, बीच-बीच में कुछ क्वार्टर्स हैं जिसमें ये डिविडेंड दे देती है, कभी-कभी किसी क्वार्टर को स्किप कर देती है, लेकिन इस क्वार्टर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डिविडेंड दे सकती है। पिछले साल की बात की जाए तो इसकी जो ईपीएस थी वो थी 46 रुपये 4 पैसे, और इसने जो डिविडेंड दिया था वो था 10 रुपये का। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अर्निंग के तकरीबन 1/4 भी नहीं बनता, तो इसकी जो पे आउट रेशो है वो बहुत बड़ी नहीं है, 25% के आसपास या उससे भी कुछ कम है। और डिविडेंड यील्ड भी इसकी सिर्फ 3.45% है। तो उस लिहाज से कोई इतना बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग कैपिटल गेन के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में है वो डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड डॉल, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 18 अक्टूबर को है, और इसकी भी ये Q1 के रिजल्ट्स होंगे क्योंकि इसका भी जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अब अगर इसका हिस्ट्री देखें तो टिपिकली ये ट्वाइस अ ईयर डिविडेंड दे रही होती है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ और फाइनल रिजल्ट्स के साथ। तो अब ये चूँकि Q1 का रिजल्ट है तो उस हिस्ट्री की बेस पे बात करें तो चांसेस नहीं है कि ये डिविडेंड अनाउंस करेगी, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि कुछ कंपनीज अपनी हिस्ट्री को ज़रूरी नहीं कि रिपीट करें, वो बाज़ औक़ात उससे हटकर भी डिविडेंड दे देती हैं, या फिर उस हिस्ट्री के मुताबिक डिविडेंड देने के बजाय वो पर्टिकुलर पीरियड भी स्किप भी कर सकती हैं। लास्ट इसकी ईयरली ईपीएस की बात करें तो वो थी 8 रुपये, और इसकी जो डिविडेंड था लास्ट ईयरली वो था 4 रुपये। तो 50% इसकी पे आउट रेशो रही, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी बेहतर है बहुत सारी कंपनी से, 16.52, और 15% का जो एक मेरा एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है उससे ये ऊपर है। अब इसके बाद जो इस लिस्ट में अगली कंपनी है वो है रफ़ान मेज़, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 19 अक्टूबर को है। इसके Q3 का रिज़ल्ट होगा, और इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और इससे आप क्वार्टरली डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिपिकली ये हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ दे रही होती है। पिछले साल की बात करें तो इसकी जो ईपीएस थी वो थी 668 रुपये 2 पैसे, और जो डिविडेंड था वो था 275 रुपये। और अगर इस साल के अभी तक के जो 2 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट इसने ऑलरेडी अनाउंस किए उसकी बात करें तो इसकी ईपीएस थी 456 रुपये 47 पैसे, और 150 रुपये का ये डिविडेंड ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स में दे चुकी है, 75-75 रुपये के ईच क्वार्टर। लेकिन इसकी भी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 3.27 है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है शेयर की वो काफ़ी ऊपर है, तो उस लिहाज से अब वैसे नंबर जो है ना वो 275 रुपये या 150 रुपये 2 क्वार्टर में बड़ा नंबर लगता है कि इतना ज़्यादा डिविडेंड इसने दे दिया। लेकिन डिविडेंड को हमेशा आपने शेयर की जो एक्चुअल प्राइस है उसके तनाजुर में देखना होता है, कि कोई शेयर अगर ट्रेड ही 20 रुपये में हो रहा हो और अगर 2 रुपये दे देता है तो वो बड़ी अमाउंट है, बजाय इसके कि एक कंपनी जिसका शेयर कई हज़ार में ट्रेड हो रहा हो और वो अगर आपको 100-200 रुपये का डिविडेंड दे। तो इसीलिए डिविडेंड यील्ड को देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें शेयर की जो करंट प्राइस है और जो डिविडेंड वो दे रही है उन दोनों को कंसीडर करके इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो डिविडेंड यील्ड का ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें इन 9 कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस किया गया जो कि आने वाले वीक में जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, जैसे पार्क सुजुकी हो गया और कुछ दीगर कंपनी, लेकिन उन सारी कंपनीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा। सिर्फ उन कंपनीज़ को, चीदा-चीदा कंपनीज़ को मैंने डिस्कस किया कि जिनसे आप डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जो कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के ज़रिए
बहुत सारे शेयर होल्डर्स की नज़र में इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।